दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी लोग उपस्थित हैं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। बहुत दिन से बच्चों की एक फरमाइश आ रही थी, सर चैप्टर वाइज रिवीजन कर दीजिए, तो लीजिए भाई। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं चैप्टर वाइज रिवीजन के साथ। और ध्यान रखिएगा किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर वाइज रिवीजन के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए शुरुआत करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसमें, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का रिवीजन करेंगे चैप्टर। आप मैं ये बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर जो है ना, रेलवे के किसी भी एग्जाम में, अगर हम बात कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स की, तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में ये इतना पूछा जाता है कि इसकी इंतहा नहीं, ये बहुत पूछा जाता है, अच्छे ढंग से पूछा जाता है। तो हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हर एक चीज, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन कॉन्सेप्ट फिर देखेंगे, डिजिट सम के कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी यहां लिख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉन्सेप्ट, डिजिट कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरो, और सबसे आखिरी में एपी एंड जीपी, यानी 10 लेक्चर में इस पूरे को हम लोग रिवीजन में लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चूंकि ये चीजें जो है ना, वो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, मैं आपको रिवीजन के तौर पर लेके चल रहा हूं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग तैयार है ना? आइए, एक मिनट और चेक कर लेता हूं कि सब सही है ना। एक बार चेक भी कर लेता हूं, हाँ सब सही है, आवाज साउंड भी ठीक है। तो हम लोग अब एक बार शुरुआत कर लेते हैं, चलिए। देखिए, जब हम लोग बच्चों नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, तो नंबर सिस्टम की शुरुआत में हमें सबसे पहले जानना होता है संख्या पद्धति, इसको कहते हैं, है ना। और इसमें हम लोग, जैसे नंबर सिस्टम में कई प्रकार की प्रणालियां होती हैं, तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या प्रणाली को पढ़ते हैं। किसमें क्या पढ़ते हैं? दशमलव संख्या प्रणाली को। और द्विआधारी नंबर सिस्टम को, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, जिससे क्वेश्चन हम लोगों के पूछे जाते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना होता है, गणित जिसे हम लोग कहते हैं। होती तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी है, पेंटाडेसिमल नंबर सिस्टम भी है, लेकिन हमको जो पढ़ना होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना होता है। जब हम दशमलव संख्या पद्धति को पढ़ते हैं, तो इसमें अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, ये दशमलव संख्या पद्धति के अंदर आते हैं। और द्विआधारी संख्या पद्धति में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, ये होता है 0 और 1। इसके अलावा इसमें कोई अंकों की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास ये जो दशमलव संख्या पद्धति है, जिसमें 10 अंक होते हैं, इसमें जो 1 से लेकर 9 के अंक होते हैं, 1 से लेकर 9, ठीक है। हालांकि मैं शुरुआत में बता दे रहा हूं, ये आपके प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जीरो का आविष्कार बाद में किया गया था, जीरो का आविष्कार बहुत बाद में किया गया था। लोग कहते हैं ये आर्यभट्ट जी ने इसका आविष्कार किया था, जीरो का, ठीक है ना। तो ये मानना पड़ता है कि आर्यभट्ट जी ने किया था। खैर, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से हम लोगों को जो इसके कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो रिवीजन में लेनी है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इससे आपका ऐसे रिवीजन करने से क्या होगा ना, इस पीडीएफ से, पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका टाइम बहुत बचेगा और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होगा। सबसे पहले आती है स्थानीय मान, और दूसरा होता है जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू मेरे दोस्तों, और जातीय मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। जब हम जातीय मान की बात करते हैं, तो जो अंक जैसा लिखा होता है, जिसका फेस जैसे, जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, तो 2 का मान 2 ही होगा। 3 लिखा है, 3 का मान 3 ही होगा। 4 लिखा है, 4 का मान 4 ही होगा। 5 लिखा है, 5 का मान 5 ही होगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है, ठीक। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। अब बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमें स्थानीय मान निकालना, तो हमारे पास एक संख्या हमने ले ली 687। 687 में जो 7 है ना, ये इसका यूनिट अंक है, इकाई के स्थान वाला अंक है। जब हम 8 की बात करेंगे, तो 8 इसके 10वें स्थान पर है, दाही के स्थान पर है, इसलिए उसकी पोजीशन जो होगी वो 10 होगी। मतलब जैसे आपको ये लिखना है, जैसे 687 में मान लीजिए 87 लिखना है, तो 87 में इकाई का अंक सिर्फ 7 होगा। लेकिन जब आप दाही के अंक को लिखोगे ना, तो दाही का अंक 8 है। 8 है तो, लेकिन ये अपनी कौन सी स्थिति पर है? 10वीं पोजीशन पर है। कौन सी स्थिति पे है? 10वीं। तो ये क्या बनता है? 10 अट्ठे 80, और यहाँ पे बनेगा 7। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो हमारे पास क्या बनता है? 87 बनता है, 87 बनता है। उसी तरीके 6, 6 जब इसकी बात करेंगे, तो सैकड़े के स्थान पर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 6 गुणे 100। 100 यहां पर क्या दिखाई देगा? 100 ये दिखाएगा कि ये सैकड़े के स्थान पर है, उसका प्लेस वैल्यू है, स्थान का मान है, ठीक।
संख्या का मान, अंक का मान तो 6 है, लेकिन उसके स्थान का मान क्या है, 100 है। यहां पर 8 के स्थान का मान क्या है, 10 है। 7 के स्थान का मान क्या है, 1 है। यही क्या कहलाता है, स्थानीय मान। ठीक। अब जैसे 303 आपका जो है, इसमें ये निकालना है, इसकी फेस वैल्यू 3 की 3 ही आएगी, लेकिन इसकी अगर स्थानीय मान बताए, इस वाले 3 का स्थानीय मान, तो इस सैकड़े के स्थान पर है, तो क्या लिखा गया है, 3 गुणे 100 लिखा गया है। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं, हो सकता है यहाँ पर आपको ना दिखाई दे रहा है, जैसे संख्या लिखी है 12,345, इसमें बोल देगा 3 के प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी जाति मान के बीच का योग या अंतर या गुणनफल ऐसे पूछा जाता है सवालों के लिए। ठीक। आगे बढ़ता हूं भाई। अब देखो संख्याओं के वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे आ रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आप इसको समझेंगे तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, चलिए जी। जब संख्याओं के वर्गीकरण की बात की जाती है, तो हमारे पास बेसिकली जो संख्याएं होती है ना, वो दो से मिलकर बनी होती हैं। दो संख्याओं से, दो अलग अलग प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो जो बनकर आता है ना, उसे बोला जाता है सम्मिश्र संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या हमेशा आप ध्यान से देखना, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखी दिखाई देगी। किसकी फॉर्म में लिखी दिखाई देती है, a प्लस आई बी। इसमें a और b जो होते हैं, a और b, ठीक है, ध्यान से सुनो, a और b ये दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी। i जो होता है वो काल्पनिक संख्या होता है। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होता है। ठीक, ये दोनों के योग से हमारे पास सम्मिश्र संख्या बनती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो अस्तित्व में होंगी, चाहे उसमें वेरिएबल हो, मतलब चर राशि हो, चाहे चर राशि हो, जो अस्तित्व में होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और जो अस्तित्व में नहीं है, जिनका कोई यूज नहीं है, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहते हैं कि वास्तविक संख्याएं नहीं है। ठीक है, जैसे अब अगर i की बात करते हैं, तो i का मतलब होता है आयोटा, और आई स्क्वायर का मान होता है -1। अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसा वैल्यू जो कि नेगेटिव में दिया हो, माइनस में दिया हो, तो ये हमारे क्या कहलाती है, ये हमारी इमेजिनरी नंबर कहलाती है, ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसका कोई अस्तित्व थोड़ी होता है। अब रूट के अंदर आपके पास -3 लिखा है मान लीजिए, बताइए इसका मान क्या होगा, रूट -3। हाँ, लेकिन अगर आपसे मैं ये कह दूं कि √3 लिखा है, तो इसका निश्चित तौर पर कोई ना कोई मान होगा। √4 लिखा है, इसका कोई ना कोई मान होगा। 5 लिखा है या x लिखा है, तो x अगर वेरिएबल भी है, तो इसका कोई ना कोई मान होगा। तो जो संख्याएं अस्तित्व में होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो संख्या रेखा होती है, जिसमें इधर बीच में जीरो होता है, इधर प्लस और इधर माइनस होता है, इस संख्या रेखा में आने वाली कोई भी संख्या वास्तविक संख्या होगी। आने वाली एनी नंबर, एनी नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। इस संख्या रेखा पर अगर कोई भी संख्या आएगी तो वो रियल नंबर ही कहलाएगी। और भाई वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से लिखा जाता है, रियल नंबर। और इमेजिनरी संख्याओं की अगर बात करें, तो इसे कैपिटल आई से आप लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है इधर ये जो पीछे का एरिया होना, ये आपको ना दिखाई दे रहा हो मेरे पीछे होने के कारण, लेकिन थोड़ा सा चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्याएं भी कई भागों में बढ़ जाती हैं। कौन कौन से भागों में बढ़ जाती हैं, उन पर बात करते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं दो हिस्सों में बढ़ती हैं जो मेन होते हैं, एक दशमलव संख्याओं में और एक पूर्णांक संख्याओं में। ठीक, दशमलव संख्याओं की बात करें, तो जहां पर अंश और हर जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो दशमलव की संख्याएं बनाती हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 3/5। अब 5 से 3 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो 0.6 आएगा, तो दशमलव संख्या है। या मान लीजिए ऐसे लिखा है आपके पास 5/3। अब 5/3 में 3 से 5 को विभाजित करना है, तो दशमलव संख्या ही आएगी। ये क्या आएगी, ये दशमलव संख्या ही आएगी, क्योंकि हर से अंश को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पूर्णांक संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई, जिसमें भिन्न और दशमलव को छोड़ दिया जाए। अगर कोई भिन्न बन रही है उसको छोड़ दिया जाए, या दशमलव को छोड़ दिया जाए, तो ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या अपने पास पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, इसको ध्यान रखना। पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। और अगर कोई सवाल ये कभी आ जाए कि जीरो कैसा पूर्णांक होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो याद रखना जीरो उदासीन पूर्णांक होता है, ना इस पर धन चार्ज होता है, ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप जो दशमलव संख्या है ना उसके विषय में जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं आपको अभी यहाँ पर दिख रहा हूं तो मैं अपने आप को हटा देता हूं ताकि ये जो चीजें हैं ना ये आपको यहीं से दिखाई दे। मैं अपने आप को हटा लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा जरा, ठीक है। अभी मैं हट गया हूँ ना, तो अब आपको आवाज तो सुनाई देगी और ये सारी चीजें दिखाई भी देंगी, क्योंकि ये जरूरी है आपके, जब कहना तो हम सामने आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए दशमलव संख्याएं जो होती हैं, मैंने आपको बताया कि जब अंश को हर से पूरी तरह डिवाइड नहीं किया जाता है तो हमारे पास दशमलव संख्याएं आती हैं। अब ये दशमलव संख्या क्या क्या होती हैं? एक होता है अनावर्ती दशमलव संख्या, एक पुनरावृत दशमलव संख्या होती है, एक आवर्ती दशमलव संख्या होती है। 3 भागों में बंटता है। अनावर्त दशमलव संख्याएं जो होती है ना, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, या एक शब्द एक भाषा में इसे शांत दशमलव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत दशमलव भी कहा जाता है। मोटे तौर पर आप समझिएगा कि अगर आपको कभी ये पहचानना हो कि कोई संख्या शांत दशमलव है या नहीं है, तो इसके लिए ये पहचान है कि अगर भिन्न के हर में, हर का मतलब डिनोमिनेटर में, अगर भिन्न के हर में 2 या 5 या फिर 10 अगर इसके मल्टीपल है, अगर भिन्न के हर किसके किसके मल्टीपल हैं, 2, 5 या 10 के मल्टीपल है ना, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाता है शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब दशमलव के बाद किसी एक या दो संख्याओं का इस्तेमाल करके संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात आती है पुनरावृत्त दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव संख्या, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुकती नहीं है, चलती जाती है, जैसे 0.333, 0.666, 4, 3, 7, 3, 7, 3, 7, ये सब क्या होती है? ये सब कहलाती है पुनरावृत्त दशमलव संख्या। इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा आता है हमारे पास आवर्ती दशमलव। क्या कहलाता है? आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव का मतलब अगर दशमलव के बाद आपके पास आने वाली संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है ना, दशमलव के बाद, जैसे देखिए 1 है, 4 है, 3 है, 7 है, 0 है, 9 है, 5, 6, 1, 2, 3, 8, 7, दशमलव के बाद आने वाली संख्या अगर रिपीट नहीं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? वो आवर्ती दशमलव कहलाती है, ठीक है। और ये जो पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं होती है ना, इन्हीं को अशांत दशमलव कहा जाता है। ये बात इस पे याद रखिएगा, इन्हीं को अशांत दशमलव कहते हैं। पहचानने का तरीका क्या होता है? क्योंकि सवाल जब पूछे जाते हैं तो शांत और अशांत दशमलव पे पूछे जाते हैं। पहचानने का तरीका, शांत दशमलव को पहचानने का तरीका ये है, और अशांत दशमलव को पहचानने का तरीका क्या है कि भिन्न के हर में अगर 2, 5 या 10 के अलावा अगर और कोई संख्या दिखाई देती है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा अशांत दशमलव। सवालों से हम लोग इसको और सीखेंगे, पहले और भी चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो भी भिन्न हमारी अंश बटे हर की फॉर्म में लिखी हो, यानी ऊपर अंश लिखा हो, नीचे हर लिखा हो, और ये याद रखने वाली बात है कि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी? वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो अंश बटे हर की फॉर्म में ना लिखी हो, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर की फॉर्म में ना लिखी हो, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √7 हो गई, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है कि कोई भी पूर्णांक, दुनिया का कोई भी इंटीजर, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए जैसे आपके पास ये पूर्णांक लिखा है 4, तो अगर 4 को 4/1 लिख देंगे तो ये हमारे पास परिमेय संख्या बन जाएगी ना। हमारे पास लिखा है -17, -17 को -17 अगर 1 लिख दिया जाए तो ये भी एक हमारे पास परिमेय संख्या बन जाएगी ना। तो कोई भी पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, हमेशा क्या होती है? हमेशा एक परिमेय संख्या होगी ही होगी। इस बात को याद रख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? कोई समस्या तो नहीं है? वेरी गुड। अब आते हैं पूर्णांक पर, ठीक है। पहले ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग पूर्णांकों पर, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब हम पूर्णांकों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। 1 मिनट और चेक कर लेता हूं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जिसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, 1 से लेकर 9 तक के बाद अगर हम अनंत तक चले जाते हैं, सब में प्लस की तरफ, प्लस साइन के साथ, 1 से लेकर अगर हम पॉजिटिव लेकर चले जाते हैं, कहां तक? अनंत तक पॉजिटिव में, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हमारे पास, बात कर लेते हैं आगे, 0 से अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं, कहां तक? अनंत तक।
अगर ये एक से लेकर अनंत तक इंफिनिटी तक जाते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और अगर इसमें हम बाद में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो जीरो से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ, पॉजिटिव इंटीजर के साथ वो क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब इसमें आप समझिएगा, जैसे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं की जब बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर ये एन तक ले जाएं और सभी को जोड़ दिया जाए तो इनके योग का जो फॉर्मूला होता है, मतलब इनका जो सम होता है, उनके योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रथम प्रथम इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये प्रथम भी लिखा है यहाँ पर, तो प्रथम मतलब फर्स्ट, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/6 एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन होगा। इससे बेहतर रिवीजन आपका नहीं हो सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है, जल्दी भी, समय के बचत के भी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ। ठीक, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग की बात करें तो घनों का जो योग होता है वो हमारे पास फॉर्मूले में क्या रहता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसके फॉर्मूले होते हैं, बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। मैंने आपको बताया कि जीरो से लेकर जब हम शामिल करते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, और ये कहां तक शामिल कर लेते हैं, अगर अनंत तक शामिल कर लेंगे तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में बहुत अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सम संख्याएं आएंगी, जिसे इवन नंबर के उसमें कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। दो गुणे एन की फॉर्म में, यानी टू से गुणज की फॉर्म में जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जो दो से डिवाइड हो सकती हैं, जैसे 2 4 6 8 10। और अगर आपको प्रथम एन सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला चाहिए होता है तो प्रथम एन सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या हमेशा 2n प्लस वन या फिर 2n माइनस वन की फॉर्म में होती हैं। किसी भी संख्या में दो का गुणा करके अगर उसमें एक जोड़ा जाए या एक घटाया जाए तो हमारे पास विषम संख्याएं आती हैं, मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होती। मोटे तौर पर अगर आप देखें, जो दो संख्या दो से डिवाइड नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और प्रथम एन विषम संख्याओं के अगर हम योग की बात करें तो इनका जो योग होता है वो एन स्क्वायर होता है। अच्छा, मोटे तौर पर एक चीज और समझ लो भाई, कि अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, कभी भी दो सम संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी हमारे पास एक सम संख्या मिलेगी। अगर एक संख्या सम हो और एक विषम हो, इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास एक विषम संख्या मिलने को आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम पूर्ण संख्याओं, होल नंबर के विषय में बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास कुछ और भी संख्याएं आती हैं, जिसमें एक होती है अभाज्य संख्याएं और एक होती है भाज्य संख्याएं। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि ये जो है ना, अभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले होंगे जिसमें आपसे गलती हो सकती है वो नहीं होगी। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं, एक वन होगा, वन, और एक वो संख्या खुद होगी, इटसेल्फ। एक वो संख्या खुद होगी, मतलब दो ही फैक्टर होते हैं ऐसी विषम संख्याओं के, एक वन होगा और दूसरा वो संख्या इटसेल्फ होगी, यानी खुद ही होगी। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 3 5 7 11 13 17 19 की बात की जाए तो ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। आगे बात करेंगे अभी और भी। भाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होने की कंडीशन में सारी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होगी। अगर बच्चों मैं एक की बात करता हूं, वन की, तो वन ना तो हमारे पास भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर होता है। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हरे रंग से लिखा होगा वो हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्याओं की अब बात आती है तो अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है, और दो ही एकमात्र दुनिया की समअभाज्य संख्या। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी समअभाज्य संख्या नहीं है, वो सिर्फ दो होगी, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं आगे, ध्यान से सुनना। देखो, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
जिसमें 1 से 50 तक 15 होती हैं और बाकी 51 से 100 तक 10 होती हैं। याद करने के लिए फोन नंबर आपको याद करना होगा 44 22 32 23 21। क्या होता है 44 22 32 23 21। अब पहला जो 4 है वो ये बताता है कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। दूसरा 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं। तीसरा ये बताता है दो, ये बताता है कि 21 से 30 के बीच में 2 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बताता है 31 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये वाला 3 ये बताता है कि 41 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। ये वाला 2 बताता है कि 51 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होंगी। ये वाला 2 ये बताता है कि 61 से 70 के बीच में 61 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होंगी। ये वाला 3 ये बताता है कि 71 से 80 के बीच में हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। ये वाला 2 ये बताता है कि 81 से लेकर 90 तक के बीच में 81 से 90 तक के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होंगी और 91 से 100 के बीच में भी दो ही अब एक अभाज्य संख्या होगी। अच्छा, अब एक बात समझना, अगर हम 101 से लेकर 200 की बात करते हैं, 101 से लेकर 200 तक कुल मिलाकर 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिसको आप याद करना चाहें तो 41 13 22 12 14 फोन नंबर याद रख के कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर ये भी फोन नंबर अपने शॉर्ट ट्रिक में वो याद रखना है। दूसरी बात, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007 होती है और बड़ी अभाज्य संख्या 9991 होती है। ठीक है। इसके बाद बात ये आती है कि अभाज्य संख्या को अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। देखिए, मैंने बता रखा है कि पहचानने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए 97 है, इसके पहचानना है कि इसके करीब की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप इसके करीब बड़ी वर्ग संख्या ले लीजिए, तो 97 के करीब सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या आएगी, 100 आएगी। अब उसमें क्या करना है, 100 का वर्गमूल लेना है। जो आपने संख्या ली है उसका वर्गमूल ले लीजिए 10। अब 10 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 10 तक कितनी अभाज्य संख्या आ गई, 2 3 5 और 7। तो आप ये चेक कर लीजिए, 97 2 से कटेगा तो आप बोलोगे नहीं, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो नहीं कटेगा। तो अगर ये वर्गमूल में आने वाली संख्याओं से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से नहीं कट रहा है तो ये खुद में एक अभाज्य संख्या है, और अगर कट जाता तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है। वैसे ही आपने यहाँ पर देख रहे हो कि 127 जो लिखा है, हमें ये ध्यान देखना है कि 127 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल पे भी ध्यान देंगे तो ये ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये भी सर एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आपको खुद से ये बताने होगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही ना चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद हम परफेक्ट नंबर पर आते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याओं, संपूर्ण संख्या की बात कर रहा है। संपूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 6 28 496। सर हमने इसके विषय में तो नहीं सुना था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है परफेक्ट संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों में खुद को छोड़कर बाकी सभी का योग मूल संख्या के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, मूल संख्या। क्या, जैसे मैंने मान लीजिए 6 लिखा है। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। तो जब अगर हम इसको खुद को छोड़ दें तो बाकी जो गुणनखंड है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इनका जो योग है 1 प्लस 2 प्लस 3 का, वो मूल संख्या यानी 6 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे हाँ सर मूल संख्या 6 के तो बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर अगर बात करें तो 6 होता है, उसके बाद फिर 28 है, फिर 496 है। ऐसे आगे भी बहुत सारे परफेक्ट नंबर होंगे। आप 28 का भी एक एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैंने आपको बता दिया, तो अब इसके सवालों पर आ जाते हैं। थोड़े थोड़े सवाल जो है ना उसको आपको देखने को मिलेंगे, आप उसको सवालों को देखिएगा ध्यान से और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पहले सवाल से शुरू करते हैं। जैसे इसमें लिखा है जीरो क्या है, तो आंसर क्या है, जीरो जो है एक सम संख्या है भाई। ठीक है, ये याद रखना, जीरो हमेशा एक सम संख्या होती है। अगर ये पूछता कि जीरो कौन सा पूर्णांक है तो आप लिखते, अगर जीरो के लिए पूर्णांक पूछा जाता कि जीरो कौन सा पूर्णांक है तो आप बोलते फिर जीरो जो है सर उदासीन पूर्णांक है, इसमें और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी। अच्छा एक मिनट, अब मैं अपने आप को सामने लेकर आ जाता हूं और इधर अपने आप को रख लेता हूं। ठीक है, ताकि अब आपको क्वेश्चन तो दिखाई देगा ही देगा, मैं भी आपको दिखाई दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन इधर रखने पर ये चक्कर आ जाएगा, है ना। ठीक है, इधर ही ठीक है भाई।
इधर ही ठीक है। तो क्वेश्चन अब छुपेगा या नहीं छुपेगा, चलो देखते हैं। अच्छा रुको 1 मिनट, क्वेश्चन छुपेंगे या नहीं छुपेंगे, 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। ये तो सवाल हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो नहीं छुपेगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसमें अगर ढूंढनी है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 373, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो अभाज्य संख्या है। क्यों, निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कैसे निकाल सकते हैं। 162 के पास में सबसे बड़ी जो वर्ग संख्या 169 है, 169 का वर्गमूल 13 आ गया, 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख ली। अब 2 3 5 7 11 13 से अगर ये संख्या डिवाइड हो जाती किसी भी एक से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर नहीं होती है तो अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने तरीका भी आपको बताया था, तो आप उसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। √2 किस प्रकार की संख्या है। भाई सिंपल सी बात है, √2 ये इसको आप भिन्न की फॉर्म में, अंश बटे हर की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। और जब कोई संख्या अंश बटे हर की फॉर्म में लिखी नहीं जाएगी तो कैसी संख्या कहलाएगी, इर्रेशनल नंबर कहलाएगी। अगला सवाल, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसे आप अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो भाई 1/4 ये तो अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा है। 3.9 में अगर हम इसका दशमलव हटा के बढ़ा लें 0 तो ये 39/10 हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक आपको रिपीट होता नहीं दिख रहा है, सारे सारे अंक अलग अलग आ रहे हैं दशमलव के बाद, तो 100% वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 5वीं पर। कहता है एन और एम दोनों धनात्मक समपूर्णांक है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, दोनों क्या है, समपूर्णांक है। इसमें मुझे शायद अपने आप को बचाव करना पड़ेगा क्या, कि हो जाएगा काम, हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, समपूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम होना चाहिए, पूछ रहा है इसमें से कौन सा विषम होना चाहिए। अब देखो हमने n को 2 ले लिया समपूर्णांक, m को 4 ले लिया, ये समपूर्णांक है। आप ये जानते हो कि सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या आएगी या सम संख्या में एक घटाने पर विषम संख्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर। अच्छा, दो अगर इसका इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने इसमें n+1 में जोड़ दिया तो ये हमारे पास एक विषम संख्या मिलेगी, आप बोलोगे हाँ। m में अगर एक जोड़ देते हैं तो ये भी विषम संख्या हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ। और दो विषम संख्याओं का जब गुणा होगा ना तो हमेशा विषम ही होना चाहिए, यानी पहला वाला तो बिल्कुल सही है। अब अगर पहला सही है तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देख लेते हैं, nm+1 जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये कैसी संख्या आएगी। ठीक, तो nm+1 अगर हम दो सम संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, दो इवन नंबर का आपस में गुणा करते हैं, तो हमेशा अपने पास क्या आता है, एक सम संख्या आएगी। और सम संख्या में अगर हमने एक जोड़ दिया तो विषम बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, विषम संख्या बन गई, और हमको विषम ही चाहिए था। तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आइए भाई। कह रहा अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्या कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा और हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ना इससे कम होगी। सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 2 ही होती है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अगला सवाल, चलिए जी, ये सवाल देखिए। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो हम अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, इस नेचर के में जितनी भी संख्याएं हैं क्या वो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो आपका जवाब होगा हाँ सर। इस नेचर में जितनी भी संख्याएं हमें मिली हैं, और नेचर में कितनी संख्याएं हमें मिली हैं, तो आप बोलोगे प्रकृति की तरफ से हमें 1 से लेकर 9 ही तक संख्याएं मिली हैं। और अगर ये 1 से लेकर 9 तक संख्याएं मिली हैं तो इस सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। पहला तो बिल्कुल सही है। कह रहा है दूसरा, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नहीं नहीं नहीं, अगर मान लीजिए हमने एक संख्या 2 ले ली, ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, तो ये वाला गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। -17 क्या है, वास्तविक संख्या है। +13 क्या है, वास्तविक संख्या है। तो कोई भी पूर्णांक हो, प्रत्येक पूर्णांक चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो एक वास्तविक संख्या होती है। चौथे पर आते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। दुनिया की जितनी भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, और ये ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका जाना ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा है ना, सवाल नंबर नेक्स्ट, इसमें सवाल लिखा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इस पर आता है। सवाल नंबर 9 पर
कह रहा दो संख्याएं हैं ए और बी सह अभाज्य हैं, ए और बी का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ कारक क्या होगा, याद रखना। हालांकि अभी ये बात आपने पढ़ी नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर दुनिया की कोई भी दो को प्राइम नंबर है, कोई भी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसे आप को प्राइम नंबर कहते हो, ठीक है, सह प्राइम कोई प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, तो उनमें जो कॉमन होगा वो कॉमन सिर्फ और सिर्फ वन होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उसमें कॉमन वन होगा, वन के अलावा कुछ और कॉमन हो ही नहीं सकता। इस बात को याद रखना कि दो उभयनिष्ठ संख्याएं जो होंगी, जो दो कॉमन नंबर होंगे, उसमें वन के अलावा कुछ भी कॉमन मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, अगले उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। देखिए भाज्य संख्याओं तक हमने बात कर ली थी, अब यहां से हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, ध्यान से समझते हुए, बिना किसी जल्दबाजी के, ठीक है।